क्यों नहीं हम जिम के थ्रू अपनी बॉडी को बेटर करें। तो अगर एक भी पिलर इम्बैलेंस होता है तो हमारी हेल्थ इंपैक्ट होती है। तो योगा के अलावा आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई ऐसा और फिटनेस रेजिम है जिससे हम ये पूरा कवरेज कर सकते हैं। बॉडी में जो हमारे केमिकल लोचा मतलब चलता है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको इतने घंटे सोना ही सोना है। प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक एक फीमेल की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इमोशनल, फिजिकल, हार्मोनल। और आजकल के टाइम में जब फीमेल बाहर निकल के इतना काम कर रही है, घर को भी संभाल रही है, तो उसकी अपनी फिजिकल हेल्थ और उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत ज्यादा बैक सीट ले लेती है। मैं हूँ निहारिका और मेरे साथ है मोनू, जो हमें आज फीमेल हेल्थ और उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में और जानकारी देंगे, उसको और बेटर कैसे करना है वो बताएंगे। मैं पिछले 3 साल से योगा कर रही हूँ। मैंने अपनी बॉडी में, अपने मेंटल हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, बहुत बेटर हुआ है। पर जब मैं किसी और को बताती हूँ, बाहर जाके किसी और को बताती हूँ कि मेरे को इतने चेंजेस लग रहे हैं, तो वो लोग मेरे से हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों नहीं हम जिम के थ्रू अपनी बॉडी को बेटर करें या फिर और कोई क्रैश डाइट के थ्रू अपनी बॉडी को और अपने जो स्ट्रेस है उसको कम करें। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? जी, एक्चुअली जब हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं तो ओवरऑल हेल्थ में सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरी हेल्थ के 4 पिलर्स होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो अगर एक भी पिलर इम्बैलेंस होता है तो हमारी हेल्थ इंपैक्ट होती है। जैसे अगर हम इमोशनली, अगर मैं अनवेल हूँ और मैं बाहर से फिजिकली फिट दिख रहा हूँ तो लेकिन मैं अनवेल हूँ, वो इम्पैक्ट करने ही वाला है मेरी हेल्थ को। अगर हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस के थ्रू ना देखें और चारों पिलर्स को कवर करने की बात करें तो योगा के अलावा आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई ऐसा और फिटनेस रेजिम है जिससे हम ये पूरा कवरेज कर सकते हैं चारों पिलर्स को। अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस में मैंने जो पिछले अपने 6-7 साल के योगा के जितना भी मेरे को टाइम हुआ है स्पेंड किया मैंने, इसमें मैंने जितने भी लोगों को योगा कराया है या सिखाया है तो उसमें मैंने यही देखा है कि वेट मैनेजमेंट की बात करें या कोई और फिजिकल उसमें बात करें डायमेंशन में, तो योगा का जो इम्पैक्ट आता है ना, मतलब जो लाइफ में चेंजेस लेके आता है योगा, आई थिंक वो सबसे फास्ट देखे मैंने। क्योंकि लोग सालों साल जिम करते हैं और कुछ रनिंग करते हैं, मैं भी पहले रनिंग, जिमिंग, साइकिलिंग सब कुछ मैंने किया है। उसके बाद में मैं 6-7 साल से योगा कर रहा हूँ। तो जो चेंजेस मैंने फिजिकल फिटनेस में योगा के थ्रू देखे हैं वो आई थिंक मेरे को नहीं लगता किसी और फिटनेस रेजिम से आ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम मेंटल और इमोशनल हेल्थ की बात करें तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है। तो इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में एक बहुत अच्छा जो पहला सूत्र है वो ये है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। यानी कि आपके जो मेंटल थॉट्स हैं, जो मेंटल फ्लक्चुएशंस हैं, वो उनको जो है सीज हो जाती है वो, और एक स्टेबिलिटी आती है। जब आप मेंटल थॉट्स आपके कम होने लगते हैं तो आपकी इमोशनल हेल्थ स्टेबल होने लगती है। दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ बेटर है तो आपकी इमोशनल हेल्थ भी बेटर हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो इस तरह से हम योगा से मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी इंप्रूव कर सकते हैं, साथ साथ के फिजिकल हेल्थ। फिर अगर हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें, योगा को जनरली लोग सिर्फ आजकल फिजिकल फिटनेस के उससे देखते हैं, नजरिए से देखते हैं, लेकिन योगा इसके बियॉन्ड है। फिजिकल फिटनेस तो उसका एक सिर्फ छोटा सा बाई प्रोडक्ट है। अगर हम अष्टांग योग की बात करें तो अष्टांग योग में 8 लिम्स होते हैं, 8 अंग होते हैं। यानी कि तो यम, नियम, योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से 8 लिम्स होते हैं। और इसमें यम और नियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें जब आप योग करना शुरू करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपके अंदर ये सब चीजें इनकलकेट होने लग जाती हैं, जैसे ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस, जेनरसिटी। उसके साथ साथ में आप थोड़ा सा हम्बल हो जाते हो और आपके जो एक सरेंडर करने का भाव आ जाता है चीजों के लेके, सिचुएशन को लेके। इसके अलावा थोड़ा संतुष्टि, कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आने लगती है और एक इन सब चीजों के साथ में मतलब एक बेस तैयार हो जाता है। और ये सारा जो बेस हम बात कर रहे हैं ये एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में आपको मेंटल फोकस आने लगता है, थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिलने लगती है, फिर आप ध्यान कर पाते हो, फिर आप धारणा और समाधि की जो लास्ट स्टेज है वहां तक पहुंच पाते हो। ये सारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें। स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब रिलीजियस नहीं है, क्योंकि लोग स्पिरिचुअल मतलब रिलीजियस से लिंक करने लगते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब है अंतर आत्मा, यानी कि अध्ययन, जिसको अध्यात्म बोलते हैं। तो उसको पढ़ना, मतलब जब हम बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड से स्विच ऑफ होके इंटरनल कनेक्ट करते हैं तो वो अध्यात्म है, उसको स्पिरिचुअलिटी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जब आप इंटरनली अपना स्विच ऑन करते हो तो आपको जो एक इंटरनल लाइट से आप अपना एनलाइटमेंट करते हो, तो वो स्पिरिचुअलिटी होती है। तो इस तरह से हम चारों के चारों पिलर्स को योगा से टेक केयर कर सकते हैं। उसी बात को मैं आगे लेके जाते हुए ये आपसे एक बड़ी स्पेसिफिक तरीके से पूछना चाहती हूँ कि आजकल विमेन को इमोशनल और हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहने लग गए हैं, उनको समझ नहीं आता कि अभी चिड़चिड़ाहट है तो वो क्यों हो रही है और ये सारी चीजें। तो उसके लिए आप अगर कुछ योगा के कुछ हमें ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसे अगर आसनास अगर हम बता सकते हैं तो। अच्छा, ठीक है, मैं इसका आंसर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपना बॉडी में
जो हमारे केमिकल लोचा मतलब चलता है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो बेसिकली हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, हम कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी हमारा इवन डाइजेशन है, स्लीप है, कुछ भी है, ये सारी चीजें कंट्रोल कैसे होती है? ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कंट्रोल होती है। बॉडी का वो मैकेनिज्म है, तो उसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली 8 ग्लैंड्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। एक सबसे ऊपर यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, फिर उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये पिनियल ग्लैंड होता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड होते हैं, फिर यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, और फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस यानी कि सेक्सुअल हेल्थ और हमारे रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, मेंस में टेस्टिस होते हैं। ये 8 ग्लैंड होते हैं मेजरली। अगर मैं इनकी फंक्शनिंग की छोटा आपको डिस्क्रिप्शन दूं, तो जैसे थायराइड है, वो हमारी पूरी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो कितना जल्दी मतलब फ्यूल में कन्वर्ट होगा वो कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ में पूरी बॉडी में कैल्शियम के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। हमारा स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कॉर्टिसोल है। पूरी बॉडी का फ्लूइड मेंटेन करता है, ठीक है। पूरी बॉडी का जो सॉल्ट्स होते हैं वो मेंटेन करता है, तो ये एड्रेनल का काम है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है वो उसका हमें पता ही है, मेल्स में वो टेस्टोस्टेरोन और अदर हार्मोन्स बनाता है, और फीमेल्स में जो ओवरीज होती है वो एस्ट्रोजन और अदर हार्मोन्स बनाती है। इस पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में जो फैसिनेटिंग फैक्ट है वो ये है कि ये जितने भी ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये सारे ग्लैंड्स का अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। ये कहीं ना कहीं मास्टर कंट्रोल यूनिट से कहीं से कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। तो इनको बस एक कमांड आती है कि आपको ये करना है और वो ये कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इनका मास्टर कंट्रोल क्या है? इनका मास्टर कंट्रोल जो है ना वो ये 2 ग्लैंड है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस जिसको जो सहस्रार चक्र के पास होता है, और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ना वो क्या करता है, बेसिकली पूरी बॉडी की ना इन्फॉर्मेशन लेता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बॉडी का आसपास मतलब पूरा उसका इन्फॉर्मेशन ले लेता है अपने पास में। टेम्परेचर क्या है, इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, अभी हंगर कैसी है, नहीं है, स्लीपीनेस आ रही है या नहीं है, ये सारी अपने पास इन्फॉर्मेशन रखता है हाइपोथैलेमस। और उसके बाद में हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तुम आगे बाकी ग्लैंड्स को कमांड दो और उनको जो जो करना है वो बताओ, ठीक है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड के थ्रू कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड के लिए, और उसको फिर ये आगे अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देता है, जैसे कि थायरोक्सिन। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। सारा इंटेलिजेंस इसका मतलब कहाँ पे? यहाँ पे ब्रेन में, ठीक है। तो अब मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम क्यों समझा रहा हूँ, वो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम लेके मेरे पास में योगा के लिए आता है कि हमें योगा से हम अपनी प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो मैं हमेशा उनको सबसे पहले 2 ही आसन सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, एक और चीज है, एक और फैक्ट है, जितने भी मतलब योगा में लगभग 84 लाख आसन पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन सारे हमारे लिए काम के नहीं है। उनसे जरूरी नहीं है कि हमें बेनिफिट्स मिले या ना मिले। तो उनमें से अगर हम बात करें, जो शिव जी ने, जो क्योंकि शिव जी आदि योगी थे, तो उन्होंने जब पार्वती जी को बताए थे तो 84 आसनास बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट आसनास हैं, तो उन्होंने 84 आसन उनको ट्रांसफर किए थे। अगर हम उनकी भी बात करें तो उनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आसन है, बहुत टफ आसन है, जैसे वृश्चिक आसन है और बहुत सारे आसन है, लेकिन फिर भी शीर्षासन और सर्वांगासन को क्वीन एंड किंग की पोजीशन दी गई है। अच्छा। तो ये उपाधि उन दोनों आसनों को क्यों मिली है? वो किसी आसन की टफ या कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से नहीं मिली है, वो इसलिए मिली है क्योंकि इसके हमारी बॉडी पे जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो इतने इनॉर्मस होते हैं कि उनको किंग और क्वीन की उपलब्धि मिली हुई है, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली होता क्या, जब हम शीर्षासन करते हैं तो शीर्षासन में हम अपने अगेन सहस्रार चक्र पे हम अपना पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं, तो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है, जो हमारा पूरा बॉडी में पैरों तक जो ब्लड गया होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वापस हार्ट में आता है, हार्ट में ऑक्सीजनेट होता है, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ब्रेन की तरफ रश करता है ड्यू टू ग्रेविटी पुल। तो ग्रेविटी पुल की वजह से ब्रेन में जो है अच्छा ब्लड आता है, फ्रेश ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड और प्रोटीन। तो यही 2 रिक्वायरमेंट है उन दोनों ग्लैंड्स की, उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाए, उनको अच्छे से प्रोटीन्स मिल जाए, वो ब्लड के थ्रू ही मिल सकता है। जब हमारा ब्लड वहां पे पहुंचेगा वो उनको हील करेगा, और जब उनकी फंक्शनिंग इंप्रूव होगी तो वो पूरी बॉडी की एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि पूरे ग्लैंड्स की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, और जब हमारे ग्लैंड्स की हेल्थ अच्छी होगी वो फर्दर ऑर्गन्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आपका जो क्वेश्चन था इमोशनल हेल्थ और इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, तो इमोशनल अगेन मैंने बताया था कि कोई भी योगा करते हो तो इससे इमोशनल हेल्थ तो आपकी कंट्रोल हो ही जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है। तो इस तरह से आप अपनी सिर्फ शीर्षासन और सर्वांगासन करके आप 5-5 मिनट दोनों आसन अगर डेली बेसिस पे करते हो तो आप अपनी इमोशनल और जो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक
एक और चीज है कि शीर्षासन सपोर्ट लेके भी कर सकते, वॉल का सपोर्ट लेके करना, आप वॉल का सपोर्ट लेके करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके सारे थेरेपेटिक इफेक्ट आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि खुद से बैलेंस करा उसके ज्यादा इफेक्ट मिलेंगे या वॉल के साथ किया तो उसके कम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, थेरेपेटिक इफेक्ट पूरे मिलेंगे। हाँ बस ये है कि आप जब बैलेंस खुद से करने लगोगे तो आपकी जो कुछ मसल ग्रुप है वो एक्टिवेट हो जाता है, जैसे आपका कोर एंगेज हो जाता है, आपके सारी स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो वो धीरे धीरे, लेकिन आप जो हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हो तो वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी शुरू से ही। हाँ, तो ये बात हुई, आपने बताया हमें इमोशनल और हार्मोनल जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे कैसे डील कर सकते हैं या वो हमें कैसे अफेक्ट करती हैं, ठीक है। पर आजकल की लाइफ में जो मैंने भी विटनेस किया है कि पहले हम पढ़ते थे कि 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए और उसी से मतलब बॉडी ठीक रहती है, पर आजकल ऑन एन एवरेज चाहे मेल्स ले लो चाहे फीमेल्स ले लो 4 से 5 घंटे की नींद होती है और वो भी क्वालिटेटिव नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? तो अगेन मैं इसमें वापस हार्मोनल हेल्थ को ही कनेक्ट करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा एक पिनियल ग्लैंड होता है जिसको थर्ड आई चक्रा बोला जाता है। ये बेसिकली एक लाइट सेंसर की तरह काम करता है। ये जस्ट इसका काम होता है कि बाहर कितनी लाइट है, कितना एक्सपोजर है लाइट का, वो सेंस करता है और उसके हिसाब से मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है बॉडी में। तो जब वो मेलेटोनिन हमारी ब्लड स्ट्रीम में रहता है तो उससे स्लीप इंड्यूस होती है फास्टर तरीके से, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेटेड है लाइट के एक्सपोजर से। अगर बाहर लाइट है तो मेलेटोनिन कम होगा और लाइट नहीं है तो मेलेटोनिन ज्यादा होगा, अच्छी नींद इंड्यूस होगी। दूसरा जो पॉइंट है, अगेन अगर आप क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको इतने घंटे सोना ही सोना है। आप डीप स्लीप तो 2 से 2.5 घंटे की भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो डीप स्लीप होनी चाहिए, ठीक है, उसमें बिल्कुल डीप स्लीप में जाना चाहिए। उसके लिए आपको टाइम से बेड पे जाना पड़ेगा, मतलब लगभग 10:30 बजे के आसपास। अगर आप बहुत ज्यादा उसको डिले करोगे तो जो बायो क्लॉक है वो इम्पैक्ट होती है, और जब बायो क्लॉक इम्पैक्ट होती है तो फिर वो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, तो फिर स्लीप जो साइकिल है वो बिगड़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली बात करो कि योगा से कैसे इसको इंप्रूव किया जाता है, तो शीर्षासन और सर्वांगासन से तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते ही हैं। अगर मैं सोने से पहले अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे प्राणायाम अगर आप कर सकते हो, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, तो वो एक बहुत अच्छा कारगर साबित होता है इसमें। या फिर आप कोई भी डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज कर लो जिससे आप थोड़े रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आपको माइंड को काम करना पड़ेगा, मतलब जो थॉट्स हैं उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर आपका ब्रेन बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवली काम कर रहा है तो आपको स्लीप जो है बहुत लेट से आएगी, ठीक है। तो उसको स्लीप लाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेंटली आप थोड़े से काम हो जाओ। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए या तो आप कोई मंत्र उच्चारण कर सकते हो जो रिपीटेटिव कुछ ऐसा हो जिससे दिमाग को थोड़ी बोर्डम फील हो, या फिर आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो 1 घंटे पहले अगर आप बुक या कोई मंत्र ऐसा कुछ करते हो तो उससे थोड़ा ब्रेन जो है शांत होने लगता है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा थॉट्स नहीं मिलते। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्लीप साइकिल को सही रखना है तो आपको रात को यानी कि शाम से ही आपको चाय, कॉफी, स्टिमुलेंट्स जो होते हैं उनका इंटेक बंद करना पड़ेगा, ठीक है। वो अगर उससे भी आपको, क्योंकि ब्रेन को वो स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेटेड ब्रेन रहेगा तो वो आपको सोने नहीं देगा। तो इस तरह से ये ओवरऑल स्लीप को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो हुई कि वर्किंग वुमेन के लिए जो दोनों चीजें संभाल रही हैं। कुछ ऐसी भी औरतें हैं जैसे हमारी मदर्स हैं जो पहले से पूरे घर का सारा काम संभालती आई हैं, लगभग 4 से 5 घंटा वो खड़ी रहती हैं किचन में खाना बनाने के लिए या और कोई काम करने के लिए, मतलब घर के जितने काम है वो सब करने के लिए। तो उनकी हेल्थ को कैसे बेटर बनाया जाए उसके लिए आप क्या बता सकते हैं? ओके, तो जो जितनी भी हाउसवाइफ्स है ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया उनमें जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली क्या है, वो इवन हाउसवाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल फीमेल्स की प्रॉब्लम बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक मेल्स के अंदर ना टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, तो जो वो हार्मोन होता है वो मस्कुलर हेल्थ हमारी मेंटेन करता है, लेकिन वुमेन में प्रायोरिटी कुछ और होती है, वो रिप्रोडक्शन की प्रायोरिटी होती है। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, तो इसलिए मसल्स जो है बाय डिफॉल्ट कम रहते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं मसल्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आप बात कर रहे हो, जो हाउसवाइफ्स को जो प्रॉब्लम मैंने देखा कि जो फेस करती है, उनको क्या है, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, मतलब पैरों में जकड़न या दर्द बना रहता है, पैरों में कई बार सूजन भी आ जाती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना वो इसलिए आती हैं क्योंकि मसल्स जो है वीक हो जाते हैं, और मसल्स वीक होने की वजह से क्या होता है, उनके साथ में जो वेन्स अटैच रहती है ना, तो जब मसल्स का सपोर्ट हट जाता है वेन से, तो वेन्स तो इलास्टिक होती हैं, तो वो अपनी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं और स्पाइडर वेब की तरह फॉर्म हो जाती हैं। अच्छा। तो गुच्छा बन जाता है। फिर ब्लड का जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो ब्लड हमारे हार्ट में आना था वो आना बंद हो जाता है, और ब्लड जो है पूरा नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो वो पेनफुल हो जाता है उनके लिए। तो इसका रूट कॉज क्या है? मसल वीकनेस। हमें मसल्स को थोड़ा सा उनके मसल्स पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं योगा की बात करूं कि योगा से कैसे ठीक किया जा सकता है इसको, अगेन शीर्षासन, सर्वांगासन तो फॉर श्योर है ही, उसके साथ में हलासन भी जोड़ना चाहिए, और 4 से 5 स्टैंडिंग आसन मैं आपको बता देता हूँ कि जिनको करने से डेली बेसिस पे आपको करने से लेग्स की या लोअर लिम्ब की जो मसल
हेल्थ है, मस्कुलर हेल्थ है, वो इंप्रूव होती है। तो उसमें सबसे पहले है ट्रायंगल पोज, ठीक है, त्रिकोणासन। दूसरे नंबर पे है वीरभद्रासन 1 और 2, ठीक है, वॉरियर पोज जिसको बोलते हैं। और उसके अलावा आपको उत्तानासन और पश्चिमोत्तानासन ये आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी लेग्स के जो मसल्स हैं वो अच्छे से टोन अप होंगे, और जब मसल्स टोन होंगे तो वापस से जो आपकी वेन्स स्पाइडर वेब बन गया था वो वापस से अपनी पोजीशन खुलनी शुरू हो जाएंगी और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ठीक है। और इन्वर्टेड आसन जैसे कि शीर्षासन एंड सर्वांगासन तो मैंडेटरी है ही, बिकॉज वो पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इंप्रूव करता है, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पैरों में जमा होता है जिससे सूजन भी हो जाती है, तो वो वापस से हार्ट में आता है। और जितना फास्ट ये साइकिल होता है ना ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन का, उतना ही हमारी इम्यूनिटी भी बेटर होती है। तो इसलिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये तो 3 फॉर श्योर हैं। उसके अलावा जो 4-5 आसन मैंने बताया, त्रिकोणासन और फिर वीरभद्रासन 1 और 2, पश्चिमोत्तानासन एंड उत्तानासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। तो इस तरह से आप अपने जो मस्कुलर हेल्थ है और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। आपने इतनी जानकारी दी हम लोगों को, इतने अच्छे से योगा के जितने आसन हैं उससे बेनिफिट्स, इमोशनल, हार्मोनल जितने हैं वो सारे आपने बताए। अब मुझे लगता है कि जितना मुझे समझ में आया, जितनी क्लैरिटी मेरे दिमाग में आई है, उतनी क्लैरिटी हमारे ऑडियंस के भी दिमाग में आई होगी कि एक ओवरऑल अगर आप बॉडी को अपने हील करना चाहते हैं तो योगा ही एक ऑप्शन है। जिम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को ठीक करेगा, ना कि आपकी इमोशनल और हार्मोनल वेलबींग को। तो अगर मैं एक ही लाइन में इस बात को बोलूं तो योगा से ही होगा। तो आप भी योगा करिए, जल्दी से योगा ज्वाइन करिए, अपनी हेल्थ को बेटर करिए, अपने इमोशनल स्ट्रेस को दूर करिए और मोनू जी से जुड़िए। धन्यवाद।